Okay, now see here. In last class we were discussing here the electrolyte homeostasis. I would started with the sodium homeostasis, the serum sodium level, how they are regulated by the body mechanisms, what is hyponatremia, how they can be managed, what is hypernatremia and how they are managed, etc. We actually discussed in the last class. Now today is the turn of the potassium. Another very important topic here. और आप देखेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काफ़ी केसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें कभी हाइपोनेट्रीमिया होगा, कभी हाइपरनेट्रीमिया होगा. Sometimes you see that the hypernatremia is, if it is severe, depends how much is the severity. अगर हाइपरकेलीमिया होगा या हाइपोकेलीमिया, अगर हाइपरकेलीमिया है और अगर सीवियर है तो दिस इज़ एन इमरजेंसी. यू कैन सी आप जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स पे ध्यान नहीं देते, आपको हार्ट की एक्टिविटी पे भी ध्यान देना होता है, बिकॉज इट इज समटाइम्स एसोसिएटेड विथ सिवियर कार्डियक एरिथमियाज एंड कैन समटाइम्स बी फेटल आल्सो. आप पोटेशियम देते हैं, ऐसे नहीं कि देते ही चले जाते हैं. आप एक दफ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स देखा आपने, हाइपोकेलीमिया है और आपने पोटेशियम सप्लीमेंट्स देना शुरू की, तो आपको मॉनिटर करना है उसको. एंड दिस विल बी मॉनिटर्ड, नॉट जस्ट रिपीट सीरम लेवल्स आपको देखनी है, बल्कि उसके साथ साथ आपको उसको ईसीजी पर मॉनिटर भी करना है. और बिकॉज इफ़ यू विल सी दैट हाइपरकेलीमिया डेवलप्स, आप हाइपोकेलीमिया की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सप्लीमेंट्स आप मुसलसल दे रहे हैं तो लेवल उसकी बढ़ जाएगी और हाइपरकेलीमिया इज समटाइम्स इवन फेटल. घर पे या इवन हॉस्पिटल सेटअप में भी अगर आप उसको मॉनिटर नहीं करते हो तो इट विल वेरी वेरी डेंजरस. सोडियम में शायद इतना डेंजर नहीं है जितना पोटेशियम में. और यहाँ पर हमने देखा है आपको कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड आपने कल देख लिया कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मीन्स आपके पास टोटल जो फ्लूइड है वो 60 kg के ह्यूमन बीइंग के अंदर ये तकरीबन 42 kg तो सिर्फ आपका फ्लूइड है. और उसके अंदर 2/3 ऑफ दिस 42, 2/3 अगर उसको 14 में करें 3 हिस्सों में, तो 3 में से 2 हिस्से जो हैं वो विद इन द सेल्स है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और एक हिस्सा जो है 14 वो बाहर है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर. और इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर में फिर 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक इंटरस्टिशियल और एक प्लाज्मा. ब्लड टोटल 5 लीटर है, उसमें प्लाज्मा समझ लो कि आधा है, चलो आधा नहीं 3 लीटर है, चलें. सेल्स कम है, प्लाज्मा ज़्यादा है, चलें 3 लीटर है. तो इसका मकसद है कि 3 लीटर्स ओनली. तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में टोटल कितना बताया मैंने आपको, 14, 1/3. उस 1/3 में प्लाज्मा कितना है, 3 लीटर. तो बाकी जो 3 है, 14 में से 3 बच गया तो 11 लीटर. और तो 11 लीटर किधर होगा, ये इंटरस्टिशियल में, इसका दी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो उसमें 11 की जगह पर आप 10 समझ लें. और 1 लीटर जो है दैट इज एक्चुअली ट्रांससेल्यूलर फ्लूइड भी होता है. यू हैव लाइक दिस. तो ये टोटल जो है आपका फ्लूइड है. इस फ्लूइड में इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रासेल्यूलर जिसको ICF कहते हैं, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ECF. जैसे आपको बताया गया था कि इंट्रासेल्यूलर में सोडियम लो होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में सोडियम इज वेरी हाई. और कितना हाई, लास्ट टाइम आपको बताया मैंने, 135 to 145 मिली इक्वलेंट्स पर लीटर. जबकि आप यहां आएंगे ना, यहां पर, तो हार्डली इट विल बी 5 मिली इक्वलेंट्स पर लीटर. ये इंट्रासेल्यूलर. तो इंट्रासेल्यूलर सोडियम इज टू लो. लेकिन इन कंट्रास्ट द सोडियम, अगर आप उसको पोटेशियम से मैच करेंगे ना, अगर आप यहां पे, तो ये ऑलमोस्ट उल्टा है. आप अगर यहां पे ECF में जाएंगे तो आपको सोडियम मिलेगा 3 to 4.5 मिली इक्वलेंट पर लीटर. और यहां पर जाएंगे तो ये तकरीबन 135 के करीब करीब ये हो गया, या 125 होगा.
तो एक्स्ट्रा सेल्युलरली पोटेशियम लेवल इज लो एंड इंट्रासेल्युलरली पोटेशियम लेवल इज हाई। अब हम यहां पर ज़ाहिर है इंट्रासेल्युलर पोटेशियम लेवल को तो मेजर कर नहीं सकते, हम करते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर। आप जब अपना सैंपल भेजते हैं, जो लेबोरेटरी में जाके उसको सीरम में कन्वर्ट कर देते हैं, आप तो ब्लड का सैंपल भेजेंगे, ब्लड विल बी क्लॉटेड हियर एंड वट एवर क्लियर फ्लूइड विल रिमेन अबव, दैट इज कॉल्ड द सीरम। और सीरम में ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो डिजॉल्व हैं और इनकी लेवल आपको देखनी है। आपको 4 इलेक्ट्रोलाइट्स की लेवल्स देख के आपको भिजवा देते हैं। आपको बड़ा इजी है, सिंपल है, 1 घंटे में आपको मिल जाता है। और जब भी हम पोटेशियम लेवल को या सोडियम की लेवल को आप मॉनिटर करना चाहते हो तो यू नीड द सीरीज ऑफ सैंपल्स। हर 3-3 घंटे 4-4 घंटे बाद आप सैंपल भेजते हैं। जब आप क्रिटिकल कंडीशन में आप देखेंगे पेशेंट आईसीयू में होते हैं या इस किस्म के, तो आप देखेंगे कि उसकी सीरीज ऑफ दी सैंपल्स हैव टू बी सेंट टू द लेबोरेटरी टू कीप अ वॉच ऑन दिस। क्योंकि आपने पोटेशियम सप्लीमेंट स्टार्ट की हुई हैं, आपको बंद करनी है, उसी हिसाब से मॉनिटर करना है। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस। तो आपको 3-4 इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल्स आपको बताए जाते हैं, सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, लाइक दीज लेवल्स यू हैव टू बी। बाकी कुछ लेवल्स ऐसी हैं जो आपको सेपरेट लिखनी पड़ती हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे कैल्शियम है, या इस किस्म की चीज़ें आपको फिर अलग से बतानी पड़ती हैं, क्योंकि उसकी फिर टेस्ट अलग होती है। तो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट जो रिक्वेस्ट आप फॉर्म भेजते हैं उसमें आपको 4 रिपोर्टें, 4 इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल्स आपको बताई जाती हैं। उससे आपको आइडिया भी हो जाता है कि एसिड बेस बैलेंस का इस वक्त क्या हाल है, इलेक्ट्रोलाइट्स जिसकी आप बात कर रहे हैं उसकी क्या लेवल है, उस हिसाब से फिर आप मैनेज करते हो। अब इसमें आप यहाँ पे देखें कि मैंने बताया आपको कि नॉर्मल जो लेवल है वो 3 to 4.5 अराउंड 5 मिली इक्वलेंट्स पर लीटर जो है ना इसकी लेवल है पोटेशियम की। इस लेवल को बॉडी को मेंटेन करना है। ये कम भी हो जाती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है। कम क्यों होगी, ज़्यादा क्यों होगी, इसमें एक आइडिया आ जाएगा आपको कि कोई ना कोई अंदर डिरेंजमेंट, कोई डिजीज़, कोई प्रॉब्लम अंदर चल रहा है। हो सकता है कोई मेडिकेशन आप ले रहे हों, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो पोटेशियम की लेवल को बढ़ाती हैं, और बहुत सारी ऐसी होती है जो पोटेशियम की लेवल को कम करती हैं। कुछ लोग पोटेशियम सप्लीमेंट्स लेते हैं और लेते ही चले जाते हैं। डॉक्टर ने एक दफ़ा बोला होगा थोड़ा सा, और उसके बाद आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, इससे भी बढ़ सकता है। तो इसका मकसद यह है कि वो कैसे सिम्टम्स होंगे, कैसे साइंस होंगे, कैसे आप जज करेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है और आपकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होगी क्या। अब इसको यहाँ पर आप देखें कि मैंने आपको बताया कि बॉडी इसको रेगुलेट कैसे करेगी। अगर पोटेशियम लेवल हाई हो जाए, यानी जिसको हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया हो जाए, पोटेशियम लेवल जैसे हाई होगी, पेशेंट के जो साइन सिम्टम्स होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन जब वो पोटेशियम लेवल हाई होने की कोशिश करेगी, बॉडी उसको खुद ब खुद करेक्ट कर देगी। फिजियोलॉजी यही है। अब कभी भी सुबह को बिस्तर से अचानक ऐसे उठेंगे, आंखों के आगे थोड़ा अंधेरा आ जाएगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, फौरन बॉडी उसको ठीक कर देगी। ये ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर आपका फॉल करेगा, लेकिन बॉडी उस फिजियोलॉजिकल लिमिट में उसको ठीक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो फॉलिंग ब्लड प्रेशर पेरीफेरी में कुछ सेंसर्स बैठे हुए हैं, वो सेंसर्स उसको असेस कर लेते हैं, जज कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ ब्लड फ्लो कम है, बॉडी में ब्लड फ्लो कम है। फिर नेचर ने कुछ डिटेक्टर्स, कुछ जासूस बिठाए हुए हैं हर जगह पे, जैसे कैरोटिड आर्टरी में बिठाया हुआ है बेरो रिसेप्टर, जिसको हम कहते हैं बेरो रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर, प्रेसो रिसेप्टर्स, ये यहाँ भी बिठाया है। और बेटा बात नहीं करो, बेरो रिसेप्टर है। या फिर जिसको हम कहते हैं यहाँ पर एओटा है, एओटा में भी एक बेरो रिसेप्टर बैठा हुआ है, एट्रियम में बैठा हुआ है, 2-4 जगहों पर कुदरत ने बेरो रिसेप्टर्स बिठाए हुए हैं। और जैसे ब्लड फ्लो कम होगा, एकदम से बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में एकदम से वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, और उसके साथ नर्व जुड़ी हुई होगी, और नर्व के जरिए ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे ब्रेन को, और ब्रेन आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराएगा। कैसे इंक्रीज कराएगा? उसका डायरेक्ट असर होता है हार्ट पर, और हार्ट का रेट भी बढ़ा देता है और फोर्स भी बढ़ा देता है। और फोर्स और रेट जो बढ़ा देगा तो उसका स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, और दूसरे लम्हे आप देखेंगे आपका ब्लड फ्लो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि ब्लड फ्लो नॉर्मल इसलिए हो गया है क्योंकि आपके पास से ब्लड फ्लो में ब्लड मौजूद है, कोई ब्लड लूज नहीं किया है आपने। तो विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट अगर थोड़ा बहुत कम नीचे हो गया तो वो ठीक हो जाएगा। बॉडी में ये मैकेनिज्म्स हैं मौजूद,
लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो लूज किया है, यानी ब्लड लूज किया है, आपने रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, हेमरेज हो गई, 1 लीटर से ज़्यादा ब्लड लूज किया है, तो फिर बॉडी जो है वो कोशिश करेगी, कामयाब नहीं हो पाएगी। और यही वो टाइम होगा जब आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी, फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना होगा। फिर हॉस्पिटलाइज में देखेंगे कि क्या लूज किया है आपने, सिर्फ वाटर लूज किया है अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोलाइट्स, तो फिर रिप्लेस करेंगे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। या रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, हेमरेज हो गई है और आप 1.25 लीटर ब्लड जो है वो लूज करके आए हो, तो ये रिप्लेस करेंगे ब्लड से। ब्लड जब तक आए तब तक आपको फ्लूइड्स दे देंगे ताकि आपका 5 लीटर वो कंप्लीट किया जा सके, और आस्ते आस्ते वो 5 लीटर का वो यूरिन आपका निकल जाएगा, फिर तब तक ब्लड अरेंज हो जाएगा, वो फिर ब्लड लगा देंगे उसको। हमें ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है, भले थोड़ा सा ब्लड डाइल्यूट हो गया कोई मसला नहीं है, इमरजेंसी में ब्लड पूरा करना है हमें। और पूरा क्या करना है, उसमें पानी डाल देना है, फ्लूइड डाल देना है, प्लाज्मा एक्सपेंडर्स डाल देने हैं, ताकि वो 5 लीटर हो जाए, डाइल्यूट ही हो जाए, चलो ब्लड प्रेशर तो मेंटेन हो, तब तक ब्लड अरेंज हो जाएगा, फिर हम उसको ब्लड लगा देंगे। नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हैं या प्लाज्मा एक्सपेंडर्स होते हैं वो यूज करते हैं। ब्लड प्रेशर फिलहाल तो नॉर्मल सलाइन ही लगा दूं, मकसद है कि उसका फ्लूइड फिलहाल टेम्पररी प्रेशर तो इंक्रीज करो उसका, वरना वो ब्लड प्रेशर जैसे लूज हो जाएगा तो आपको पता है ब्लड प्रेशर जैसे फॉल करेगा उसके ऑर्गन्स को ब्लड कम मिलेगा, और जब ब्लड कम मिलेगा तो ऑर्गन अपना फंक्शन छोड़ना शुरू कर देंगे। इस चीज़ से बचना होगा और जितना जल्दी हो सके उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करना होगा। हेमरेज जो है उसका जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो ठीक कर लेंगे बाद में हम 1-2 दिन के अंदर भी। तो दिस इज व्हाट वी कॉल हियर। तो ये मैकेनिज्म, तो इसका मकसद है कि पोटेशियम होम्योस्टेसिस में भी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है जहां पर इंक्रीजिंग पोटेशियम को हम बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपका पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो रहा है तो हाइपरकैलेमिया हो जाएगी, बात समझ में आ रही, तो वो हाइपरकैलेमिया हो जाएगी। तो बॉडी हाइपरकैलेमिया से कैसे रिस्पॉन्ड करेगी नॉर्मल? बेटा बात नहीं करो, क्या मसला है? ये जो पीछे जो बैठे हुए हैं ना, ये कल मेहरबानी करके नेक्स्ट क्लास में ये सारे जो पीछे बैठे हुए हैं ये सारे आगे आ जाएं और आगे वाले पीछे बैठ जाएं। ये खुद ही आके बैठ जाना, वरना मैं आगे आके बैठा दूंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा बहुत। तुम लोगों के एडिक्शन है एक्चुअली, तुम लोग बातें करना चाह नहीं रहे हो लेकिन मजबूर हो अपने हाथ से। होता है ना, एडिक्शन होती है ना कुछ लोगों को, चुप रह नहीं सकते वो जहां फिर चुप नहीं रह सकते, फिर जहां चुप रहना है वहां भी नहीं रह सकते, तो वहां पे भी बात करते हैं। होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं, मस्जिदों में भी बैठे हुए होते हैं, आदत होती है ना बात करने की, तो उधर भी बातें करते हैं जहां खामोश रहना होता है। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से यहां पर अब देखें, आपका कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से, कोई ऐसी आप चीज कर रहे हैं जिसकी वजह से पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो रही है, अब बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी फौरन, आपकी कोशिश करके उस छोटी सी थोड़ी सी लेवल ऊपर हुई है उसको बैक टू नॉर्मल बनाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका मकसद है कि स्टिमुलस क्या होगा, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? पोटेशियम लेवल हाई हो रहा है, माने क्या हो रहा है? हाइपरकैलेमिया हो रही है। यही हो रहा है ना, हाई पोटेशियम लेवल अगर हो गई, कहाँ पोटेशियम लेवल हाई का मकसद यह है कि अगर ये लेवल 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर ऊपर हो रही है लेवल, तो स्टिमुलस क्रिएट हो गया, क्या? हाइपरकैलेमिया। इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है अंदर कि इस वक्त इससे सीरम में इसके प्लाज्मा में पोटेशियम लेवल हाई हो रहा है। ये है हाइपरकैलेमिया और ये है इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द बॉडी कि इस लेवल को बैक टू नॉर्मल बनाओ, जल्दी करो। डॉक्टर की इंटरवेंशन के बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा, फिजियोलॉजिकल लिमिट में। और ये हाइपरकैलेमिया इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर स्टिमुलेटिंग द एड्रिनल ग्लैंड। आपको दिखाया था मैंने लास्ट टाइम कि अगर किडनी को अगर ब्लड फ्लो कम मिले किसी वजह से, हेमरेज हो गई, हाइपोवॉलीमिया हो गया, स्वेटिंग ज़्यादा हो गई, डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, या हेमरेज हो गई, ब्लड फ्लो कम मिला, तो सबसे ज़्यादा ब्लड फ्लो की शिकायत कौन करेगा? जो सबसे ज़्यादा शेयर ले रहा है, माने कौन? किडनी। 21% प्लाज्मा का शेयर तो वो लेता है, वो सबसे ज़्यादा चीखेगा भी वही, और एकदम से वहाँ उसकी चीखों का नाम है रेनिन। और रेनिन का फ़र्क क्या दिखाया था मैंने? एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन 2 बन जाएगा जो भी, तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट करेगा किस पे? एड्रिनल
ग्लैंड पे, और एड्रिनल ग्लैंड पे कहाँ? एड्रिनल ग्लैंड के आउटर पार्ट पे, जहां से उसने स्टिमुलेट करके क्या निकाला? एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन जो है उसने क्या किया था? सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन कराई थी किडनी में जाके, ताकि आपका वो जो निकलने वाला यूरिन है उसकी वॉल्यूम को कम करके उसको बैक टू ब्लड भेजा जा सके, ताकि वॉल्यूम थोड़ा सा एनहांस हो, कम से कम इतना हो कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। इससे क्या हुआ? इससे आपका सोडियम, क्या सिर्फ वाटर रीगेन हुआ है कि सोडियम भी रीगेन हुआ है? इसका मकसद यह है कि जब भी आपका सोडियम लेवल थोड़ा सा कम होता है तो जरूरत पड़ती है किसकी? एल्डोस्टेरोन की। तो इसका मकसद है कि एल्डोस्टेरोन सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है कि सोडियम भी रिटेन कराता है? तो कब जरूरत पड़ती है इसकी? जब बॉडी में सोडियम कम होता है। समझ गए? तो एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलस देने वाला सबसे बड़ा स्टिमुलस कौन है? ट्रिगरिंग एलिमेंट कौन है? एंजियोटेंसिन। अकेला के रेनिन की वजह से, तो हम उसको कहते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब ये एल्डोस्टेरोन कहां वर्क करता है? किडनी पे। किस जगह? रीनल ट्यूब्यूल्स। कौन सी? प्रॉक्सिमल के डिस्टल? डिस्टल मैंने कल बताया था आपको, इट वाज डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे। लेकिन करता कैसे है इसको थोड़ा सा देखो तो आपको पोटेशियम समझ में आए। दिस इज, ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस स्पेस है, दैट इज कंटिन्यूअस विद द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ये पीसीटी है। And now this is loop. And after the loop it is distal convoluted tubule, and this will open into the collecting duct. अब ये जो distal convoluted tubule है, जाहिर है इसके अंदर क्या है? एपिथेलियम, रीनल ट्यूबुलर सेल्स। ठीक है, ये यहां पर। और इनके बाहर क्या है? कैपिलरीज। ये क्या है यहां पर? कैपिलरीज है। रीअब्जॉर्प्शन जो होगी तो ब्लड में होगा ना, जाहिर है, तो बाहर से वो ब्लड वेसल्स उसको क्या कर देंगी? सक कर लेंगी। तो ये इस तरीके से बाहर ब्लड वेसल्स होती हैं। और यहां है हमारा ग्लोमेरुलस। ये आर्टीरियोल ब्लड को लेके आ रहा है ताकि फिल्टर किया जा सके, और फिल्टर होने के बाद फिर इसको फिर वापस लेके जा रहा है, ये इफरेंट आर्टीरियोल, और वापस लेके फिर ब्लड में चला जाएगा। लेकिन इस दौरान इसने हजारों लाखों ऐसे ग्लोमेरुला दिए हैं जहां से फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन को ये पकड़ेगा और पकड़ के यहां से डाल देगा यहां पर। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, और यहां से गुजरते 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 ये यहां चला जाएगा। इधर से निकला है 1 मिनट में 125, यहां पहुंचेगा सिर्फ 1 ml। 125 ml अपने रास्तों से इसे वापस ब्लड में चला जाएगा, और यहां से सिर्फ निकलेगा यूरिन की शक्ल में 1 ml, जबकि यहां से आया था 125 ml, जिसको हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन 1 मिनट। तो ये आपने यहां पर इस तरीके से देखा। अब अगर इसको यहां देखो तो ये जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है और उसके बाद लूप ऑफ हेनली है, ये सारे जितने भी हैं अपने रास्तों में प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर आते आते ये सिर्फ थोड़ा सा टुकड़ा क्रॉस करेगा ना, यहां से 2/3 ऑफ द वाटर फिल्टर्ड एंड 2/3 ऑफ द सोडियम फिल्टर्ड, ये यहीं से वापस चला जाएगा। सबसे ज्यादा जो फिल्टर्ड एलिमेंट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, वो प्रॉक्सिमली में हो जाती है। यानी आप समझ लें कि 125 में से 67% तो यहीं रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और आगे चल के 15-20% यहां, तो 85% तो इधर ही चला गया। SI को 10% इधर 95, और 2-3% इधर, तो 99% से ज्यादा तो रीअब्जॉर्ब हो गया। और आखिर में यूरिन बनेगा सिर्फ 1 मिलीलीटर। 1 घंटे में 60, 3 घंटे में कोई 200 ml जो हम यूरिन पास करने जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ यूरिन में ये नहीं है, ज़ाहिर इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। अब यहां तक पहुंचते पहुंचते वाटर तो काफ़ी निकल गया है, लेकिन फिर भी अभी 15-16 ml पर मिनट अभी भी है। यहां से हमें निकालने के लिए फिर क्या आएगा? जब यहां पहुंचेगा तो मैंने बताया कि एल्डोस्टेरोन इस पे एक्ट करेगा। अब एल्डोस्टेरोन अगर इस पे एक्ट करेगा तो एल्डोस्टेरोन किधर से आया है? एल्डोस्टेरोन आया है एड्रिनल कॉर्टेक्स के आउटर लेयर से, वो आके यहां एक्ट करेगा।
एल्डोस्टेरोन नाम से जाहिर है। एल्डोस्टेरोन जो है स्टीरोन है, और आपको पता है कि जो हार्मोन्स होते हैं ना बॉडी में, जो हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स होते हैं, दरअसल केमिकली अगर हम उनको वॉच करें तो दे आर 3 टाइप्स। नंबर 1 पॉलीपेप्टाइड्स आर प्रोटीन्स। हर हार्मोन के नाम के आगे, उसके नाम के आखिर में अगर IN आ जाए, इन, तो ये प्रोटीन है। सवाए 2 हार्मोन्स के जिनके आखिर में IN नहीं आता, फिर भी वो प्रोटीन होते हैं। एपिनेफ्रिन नहीं होता है, एपिनेफ्रिन प्रोटीन किधर है? जितने भी आप देखें जैसे सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोट्रोपिन, कार्टिकोट्रोपिन, प्रोलेक्टिन, इंसुलिन और गोनाडोट्रोपिन, ये जितने भी इन हैं ना सारे, ये सारे हार्मोन्स प्रोटीन हैं। 2 हार्मोन्स जो प्रोटीन हैं लेकिन इन नहीं आता उनमें, एक है ग्लूकागॉन, एक है पैराथायराइड हार्मोन PTH। ये दोनों ही पॉलीपेप्टाइड हैं लेकिन ये नहीं आते। ये 2 आप याद रखने में कोई हर्ज नहीं है, बाकी तो सब में इन आता है। दे ऑल आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा हार्मोन्स प्रोटीन है। 40% नहीं, 50% से भी ज्यादा प्रोटीन है। 40% हार्मोन्स जो हैं वो लिपिड हैं। वो आते ही किधर से हैं? लिपिड से। किससे? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स हैं वो, लिपिड, वो चर्बी के बने हुए हैं। और कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स में से हर उस हार्मोन के पीछे मुंह पे लफ्ज आता है ईस्टर, ईस्ट्रोन, इस किस्म के लफ्ज। जैसे ये कोलेस्ट्रॉल से निकले हैं ना, इसलिए उनका ईस्टर किस्म की नाम वैसे बात मुंह पे आएगा। जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन, कार्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ये स्टीरोन्स जितने भी हैं ना, जहां पर ये स्टीरोन, ईस्टर और प्रोजेस्टर, ये सारे के सारे लिपिड हैं। और जो 10% बाकी रह गए ना, वो फिर किस चीज के बने हुए हैं? 40% तो मैंने बताया इसे लिपिड, कोलेस्ट्रॉल से निकले हुए। 50% तो प्रोटीन। तो बाकी जो हैं, बाकी इतने ज्यादा रहे भी नहीं हैं, सिर्फ क्या है 10%। चलो रफली बता रहा हूं 10%। वो 10% में कितने ऐसे हैं जो नहीं हुए, इस लिस्ट में नहीं आए? कितने ऐसे? 2 सिर्फ। 2 नहीं, 2 जोड़े, वो जोड़े में होते हैं। एक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और T3 T4। ये समझ गए? एक T3 T4 और एक एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये जोड़े में होते हैं। 2 जोड़े, बस सिर्फ 2 जोड़े, जो ना तो प्रोटीन है ना ये लिपिड है। अगर ये नहीं है ना लिपिड ना प्रोटीन, तो फिर क्या होंगे? ये अमाइनो एसिड से बनते हैं। एक अमाइनो एसिड से, ये दोनों ही एक ही से बनते हैं। अमाइनो एसिड भी सेम है। और वो अमाइनो एसिड है क्या? टी से समझ में आ गया होगा, वो अमाइनो एसिड टायरोसिन। अगर ना आप टायरोसिन ले लो, टायरोसिन, और इसके ऊपर आप एक आयोडीन लगाओ, फिर दूसरा लगाओ, फिर तीसरा लगा दो, तो ये T3 है। अगर उस पर चौथा भी लगा दो ना, तो T4 है। तो ये T3 T4 जिसको हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं, वेयर दे आर डेराइव्ड फ्रॉम? दे आर डेराइव्ड फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड। आप सर यहां तो समझ में आ गया। वो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, वो कैसे टायरोसिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं? वो भी टायरोसिन से ही निकले हुए हैं। टायरोसिन आपको पता है कि क्या है? ये अमाइनो एसिड है। इट्स एन अमाइनो एसिड। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड बॉडी में, किसमें? एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, मेडुला के अंदर। आपको पता है ना, एड्रिनल मेडुला में न्यूरॉन्स होते हैं। जहां भी ये बनते हैं उधर एक पहले टायरोसिन होता है। आपके पास टायरोसिन मौजूद है। ये उस सेल के अंदर टायरोसिन रॉ मटेरियल है, बनने जा रहा है कुछ। क्या? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये बन के क्या बनाएगा? ये टायरोसिन कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होके ये बना देगा फिनाइल एलानिन, एक और अमाइनो एसिड। टायरोसिन कन्वर्ट होगा किसमें? फिनाइल एलानिन में। आपको पता है ना, फिनाइल एलानिन भी क्या है? अमाइनो एसिड है। तो ये कन्वर्ट हो गया उसमें, फिनाइल एलानिन में। फिनाइल एलानिन, फिनाइल, फिनाइल बेंजाइल, ये बेंजीन रिंग होगी इसमें। बेंजीन तो पढ़ी है ना आपने, रिंग, 6 कॉर्नर वाली रिंग। और उसके साथ क्या लगा हुआ होगा? एक अमाइन, एलानिन लगी होगी। तो आप इसका नाम डाल देंगे फिनाइल एलानिन। और फिनाइल एलानिन को अब टी रखेंगे कि पीए करेंगे? फिनाइल
एलेनिन। इस फिनाइल एलेनिन में आप इससे एक अमाइन ग्रुप लगा देंगे ना इसके साथ, अगर यह है क्या, फिनाइल एलेनिन, इसको अगर आप 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें आगे चल के, ये क्या हुआ, फिनाइल एलेनिन, इस पे क्या लगा दिया, 1 के 2, तो आप कहेंगे डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, है तो फिनाइल एलेनिन ना, उस पर रिएक्ट किया, क्या बन गया, डाइहाइड्रोक्सी। फिर आप क्या उसको पीए करेंगे या आगे डीओ लगा देंगे, इसी को बोलते हैं डोपा। क्या है, अगर ना आप इस डोपा के साथ एक अमाइन भी लगा दें तो यह डोपामीन है। अगर आप उस अमाइन के साथ आखिर में अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा दोगे ना, मिथाइलेशन कर दोगे उसकी, तो यह बन जाएगा एपिनेफ्रिन। ये क्या बन जाएगा, एपिनेफ्रिन। एक्चुअली ये बन जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन। और इस मिथाइल के इस 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अगर 3 मिथाइल लगा दो ना, अगर यहां पर आप डबल मिथाइलेशन कर दो इसकी अगर आप, तो यही बन जाएगा एपिनेफ्रिन। तो ये सारे जो हैं उनकी मां कौन है, तो ये भी टायरोसिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। एक है कि ये भी जोड़ा है, ये भी ट्विंस हैं, ये भी इधर ही से आए हैं। एक होगा नॉरएपिनेफ्रिन, थोड़ा सा और मिथाइल लगा दो तो एपिनेफ्रिन। तो इसका मकसद ये कि ये 2 जोड़े कहां से, इनकी मां एक ही है, और वह टायरोसिन अमाइनो एसिड। तो ये टायरोसिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स में आपको 2 जोड़े मिलते हैं, और उसके साथ साथ बाकी कहां से 50% से ज्यादा प्रोटीन, और ये कोई 30-40% स्टीरॉइड्स, जिनको स्टीरॉइड्स कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव, लिपिड्स। तो ये सिलसिले इसी तरीके से यहां पर, तो ओवरऑल हार्मोन्स को जहन में रखें और ये चीजें इस तरीके से होती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने बताया अभी जो एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होने के लिए आ रहा है, हमें एल्डोस्टेरोन की जरूरत पड़ गई है। क्यों जरूरत पड़ गई है, हाइपोवॉलीमिया हो गया है, लास्ट टाइम बताया हमने आपको, या हो गया है हाइपोवॉलीमिया, या हो गया है आपका सोडियम लेवल डाउन, हाइपोनेट्रीमिया। ये 2 तो ट्रिगरिंग फैक्टर हैं जो आपके एल्डोस्टेरोन को बुला लेते हैं कि जल्दी आओ इसको ठीक करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनसे भी ज्यादा जिसकी एल्डोस्टेरोन बात मानता है, मोर सेंसिटिव है इससे भी, वो है एक्चुअली आपका हाइपरकैलेमिया। यानी ये सिर्फ हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोवॉलीमिया की बात नहीं मानेगा, सिर्फ इससे भी ज्यादा जिसकी वजह से ये दौड़ा हुआ आएगा, वो हाइपरकैलेमिया है। पोटेशियम लेवल हाई हो रही है, जल्दी करो पहुंचो इधर। और अगर पोटेशियम लेवल हाई हो रही है और जल्दी पहुंचो, ये क्या करने वाला है पोटेशियम को। कल तक तो हम यही बोल रहे हैं कि ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करता है, पोटेशियम की तो बात ही नहीं की हमने। की क्या कल हमने, नहीं, यूरिन में सीक्रेट करवाता है, कैसे, इसको यहां देखने जा रहे हैं। क्योंकि एल्डोस्टेरोन का वर्क सिर्फ ये नहीं है कि वाटर को रीएब्जॉर्ब किया और सोडियम को रीएब्जॉर्ब किया, इसका एक और भी काम है कि वो जो ब्लड में, वो जो ब्लड है कौन सा, वो जो कैपिलरीज में ब्लड घूम रहा है आपका, उसमें पोटेशियम लेवल क्या हो गई है, हाई हो गई। और इसके कहने पे तो एल्डोस्टेरोन आया है। अब से एल्डोस्टेरोन तो आपने बताया कि सोडियम और वाटर के कम होने की वजह से आया है। वो कम होना, वाटर और सोडियम का कम होना इस वक्त नहीं है, इस वक्त कौन है, पोटेशियम लेवल हाई हुई है, उसकी वजह से भी आएगा। लेकिन वो मसला नहीं है पेशेंट के साथ, सोडियम का मसला पेशेंट के साथ नहीं है, ना हाइपोवॉलीमिया का मसला है, मसला दूसरा हो गया है पेशेंट के साथ। कौन सा, पोटेशियम लेवल हाई हो गई है उसकी, तो भी कौन आएगा, ये एल्डोस्टेरोन आएगा। अब वो एल्डोस्टेरोन करेगा क्या, एल्डोस्टेरोन हाई पोटेशियम लेवल की वजह से आया है, और हाई पोटेशियम लेवल जो है वो क्या करेगी, किडनी के ऊपर लगे हुए एडिनल ग्लैंड पर जो कार्टेक्स मौजूद है, अंदर तो मौजूद है मेडुला और बाहर कार्टेक्स, और कार्टेक्स का जो आउटर लेयर होता है यहाँ, हाइपरकैलेमिया इसको जाके स्टिमुलस देगी और बोलेगी हाइपरकैलेमिया हो गया, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गया, जल्दी करो ये एल्डोस्टेरोन को निकालो, और एल्डोस्टेरोन निकल के बाहर आएगा। किस पे एक्ट करेगा, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियम पर, अंदर जो सेल्स हैं उस पे आके एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा, जैसे एक्ट करेगा इनके सेल पे, ये जो सेल है हमारा, एक सेल ले लो कोई भी, ये सेल है, इस सेल पे जब एक्ट करेगा तो ये आपको पता है किस चीज का बना हुआ है, लिपिड है ना,
लिपिड है तो क्या करेगा? अगर ये प्रोटीन होता तो क्या सेल के अंदर घुस सकता था? क्यों? सेल के अंदर इसलिए नहीं घुस सकता भाई, एक स्ट्रेंजर आपके दरवाजे पे आया है, क्या घर में आ जाएगा सीधा सीधा अंदर या बेल बजाएगा? लेकिन आप अगर घर में गए तो क्या सीधे घर में नहीं चले जाएंगे? क्या आप भी नहीं जाएंगे? खुद भी अपने घर में आप खुद चले जाएंगे, तो दोनों में फर्क है ना। तो इसका आप बोले नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा, आप तो चले जाएंगे ना अंदर, आपका घर है। तो इसका मकसद यह है कि वो जो प्रोटीन है वो अंदर क्यों नहीं जाएंगे। मकसद ऐसा थोड़ी कि उनमें कोई अकल होती है कि नहीं नहीं मैं प्रोटीन हूं, मुझे नहीं घुसना है। प्रोटीन इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो लॉन्ग चेन होती है। इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन में से कैसे पास हो जाएंगे? सेल की मेम्ब्रेन आपको पता है किस चीज की बनी हुई होती है? लिपिड बायलेयर है, पता नहीं आपको? वो लिपिड बायलेयर है, फॉस्फोलिपिड उन चीजों की बनी हुई होती है। तो लिपिड बायलेयर से वाटर सॉल्युबल का प्रोटीन अंदर जा सकती है क्या? प्रोटीन अंदर नहीं जा सकती। एक तो नहीं जा सकती क्योंकि प्रोटीन वाटर सॉल्युबल है, और उसके साथ साथ क्या है? उसके साथ साथ बिग मॉलिक्यूल है, तो नहीं जा सकता। नहीं जा सकता तो क्या इफेक्ट नहीं करेगा? असर तो करेगा। कैसे असर करेगा? उसकी मेम्ब्रेन पर उसके रिसेप्टर्स होंगे, ये रिसेप्टर को वो ट्रिगर करेगा और उसकी वजह से मैकेनिज्म शुरू हो जाएंगे। यानी घंटी बार बजी लगी हुई होगी और घंटी को पुश करेगा, और घंटी को पुश करेगा तो आगे जो है वो फिर अंडर से तो घंटी को पुश, थैंक यू, तो उसको अगर पुश करेगा तो अंदर क्या होगा? अंदर ज़ाहिर है बेल बजेगी, और उससे क्या होगा? बेल बजेगी तो अंदर मैकेनिज्म शुरू हो जाएंगे। इसका मकसद है कि वो स्ट्रेंजर अंदर नहीं आया, लेकिन उसने अंदर खलबली मचा दी है। लेकिन वो जो लिपिड सॉल्युबल होंगे वो ये मैकेनिज्म नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? थ्रू हो जाएंगे अंदर। क्यों? क्योंकि वो लिपिड हैं, लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर जाएंगे, और जैसे ही क्रॉस कर जाएंगे तो वो कहाँ एक्शन करेंगे? वो एक्शन सीधा अंदर जाके सेल के न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करेंगे। ये समझ रहे हैं क्या? न्यूक्लियस पे जाके स्ट्राइक करेंगे, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स हैं, तो ये किसी न किसी जाके जीन को स्टिमुलस देंगे, और वहां से ऑर्डर बना के नए नए प्रोटीन्स बनाएंगे। तो इसका जो एक्शन है वो कौन सा है? क्या सेल मेम्ब्रेन पर के सीधा न्यूक्लियस पर? और न्यूक्लियस पर उसने क्या किया? इंट्रा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक मुख्तलिफ जगहों पर, सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं, साइटोप्लाज्म वगैरह में भी ये अंदर जाके ऐसे काम करते हैं। और ऐसे जब काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? नए नए प्रोटीन्स बनाएंगे। वो प्रोटीन्स बनाते हैं, उनमें से एक प्रोटीन जो ये बनाने जा रहा है एल्डोस्टेरोन, वो एक प्रोटीन चैनल है, चैनल एक प्रोटीन पंप है जिसको हम कहते हैं एटीपेज। उसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज। क्या कहते हैं? ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज किसने बनाया? सेल ने। किसके कहने पे? एल्डोस्टेरोन के कहने पे। और ये एल्डोस्टेरोन क्यों यहां आया है? किसके कहने पे आया है? हाइपरकैलेमिया के कहने पे। बॉडी ने उसको बुलाया है कि पोटेशियम लेवल ऊपर आ रही है, इसको ठीक करो। अब ठीक करने के लिए उसके अकल में क्या आया है? वो आके इसने क्या किया है? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप बनाया है उसने। किससे? सेल को स्टिमुलेट करके उसके न्यूक्लियस से, जीन से नए नए प्रोटीन बनाए हैं, और नए नए प्रोटीन में से ये पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम एटीपेज बनाया है। और एटीपेज को आके फिट किया है किस पे? मेम्ब्रेन्स पे। और मेम्ब्रेन्स पे यानी दरवाजा बनाया और दरवाजे को दीवार में फिट किया। पहले था नहीं, अब इसके कहने से आ गया और नया दरवाजा फिट किया। इसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज। माने एटीपेज क्या है? एटीपेज एक एनर्जी का सोर्स है, और एनर्जी का सोर्स इसने लगा दिया किस पे? इसने लगा दिया इस जगह पे, सेल पे, कि उसके अपाइकल मेम्ब्रेन पे, कि उसके बेजल मेम्ब्रेन पे? उसके बेजल मेम्ब्रेन पे, जो किस पे लगी हुई है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब है। इसका नाम है पंप का क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। अब जब ये सोडियम पोटेशियम पंप घूमेगा तो सोडियम और पोटेशियम के कंपार्टमेंट्स को चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? इंट्रासेल्यूलर को बाहर भेजेगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर माना आईसीएफ से ईसीएफ की तरफ भेजेगा, और बाहर ईसीएफ को आईसीएफ में भेजेगा। अब किसको कहां ले जाएगा यह आपको देखना है। अब अंदर ये सेल है, चले मैं यहां बता देता हूं इसको, ये बड़ा कर देते हैं इसको।
ये क्या है? ये एक सेल है, रीनल ट्यूबुलर सेल। किधर? प्रॉक्सिमल में कि डिस्टल ट्यूब्यूल में? एक्ट कर रहा है कौन? एक्ट कर रहा है इसके मेम्ब्रेन पे एल्डोस्टेरोन, अंदर चला गया, न्यूक्लियस पे एक्ट किया, इसने ऑर्डर करके नया प्रोटीन बनाया और ये लग गया किस पे? इसके बेजल मेम्ब्रेन पे, बेजो लेटरल मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा लेटरल थोड़ा बेजल। ये क्या लगाया मैंने? पंप लगाया है जिसको हम कहते हैं क्या? सोडियम पोटेशियम एटीपेज। अब हमें पता है कि सेल के अंदर पोटेशियम कम के ज्यादा? कम, ज्यादा? ज्यादा। और बाहर कम। और अगर मैं बताऊं यहां सोडियम, तो सोडियम बाहर और अंदर। ठीक है। अब ये पंप क्या करने वाला है? पोटेशियम को बाहर करेगा और सोडियम को? पोटेशियम को बाहर क्यों करेगा? तो ऐसे करेगा ना, ठीक है। और सोडियम को अंदर, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, फ्रॉम हाई टू लो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये उल्टा होगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? अंदर सोडियम पहले ही कम है और ऊपर से आप और कम कर रहे हो। अंदर पोटेशियम और ज्यादा है और ऊपर से आप इसे और भी ज्यादा कर रहे हो। ये तो गलत काम कर रहे हो। ये गलत काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके हाथ में डंडा है, इसके हाथ में एनर्जी है। अगर ये सिंपल डिफ्यूजन होता ना, सिर्फ दरवाजा फिट करते और हवा के आसरे होते, जिस तरफ हवा ज्यादा हो उस तरफ चीजें आए, फिर तो जो आपने कहा वो होगा। इसमें क्या है ऐसे? इसको, ये क्या सिंपल डिफ्यूजन है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मकसद ये है कि ये नेचर के अगेंस्ट उल्टा होगा। अगर ऊपर से तुम पानी ऐसे फेंकोगे वो तो हर हाल में नीचे आएगा। किसी एनर्जी की जरूरत है क्या? इस नीचे गिरते हुए पानी को अगर तुम ऊपर टैंक में उठाओगे तो कैसे उठ जाएगा? इसमें तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मकसद है कि यहां एनर्जी लगाई है। ये एटीपेज, एटीपेज का मकसद क्या है? एनर्जी। ये घूमेगा जब तो एनर्जी की तरह घूमेगा, और जब एनर्जी इस्तेमाल होगी तो अब तुम्हें हायर टू लोअर नहीं आएगा, लोअर टू हायर जाएगा। और लोअर टू हायर जाएगा तो ये देखें, सोडियम जो है ये अंदर जो बैठा हुआ थोड़ा सा सोडियम था पहले ही थोड़ा, इसकी वजह से क्या हो गया? ये बाहर चला गया। जो बाहर चला जाएगा तो सेल के अंदर जो सोडियम है जो पहले ही कम होता है, अब सिर्फ कम कि बहुत कम, तो वो जगह जो क्रिएट होगी सोडियम के बाहर जाने की वजह से, जो जगह क्रिएट होगी वो यहां से गुजरते हुए रीनल फ्लूइड में जो सोडियम मौजूद है वो उसको इस मेम्ब्रेन से, किस साइड से? बेजल साइड से कि अपाइकल साइड से? उसमें से क्या करेगा? इसको पूरा करने के लिए यहां पर चैनल्स लगे हुए होते हैं जो विदाउट एनर्जी क्या करेंगे? यहां से जाते हुए सोडियम को वापस ले आएंगे, जाते हुए सोडियम को अंदर ले आएंगे। किसमें? सेल में। और अगर ये सेल में ले आए तो सेल में सोडियम की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी कि नहीं होगी? या नहीं होगी? क्या होगी? या वो जो पंप है अभी भी जारी है, तो वो जो अंदर आया फिर यहां से बाहर, फिर जो यहां से बाहर, तो बाहर किधर चला गया? ब्लड में। तो यहां फिर खाली, और ये खाली, तो उसको भरने के लिए फिर क्या? फिर वो जाता हुआ जो फ्लूइड है वो अंदर, और फिर जो अंदर, तो फिर इस पंप की वजह से फिर खाली। तो ये सिलसिला क्या होता रहेगा? ये सिलसिला होता रहेगा। और ये काम भी किसने किया? एल्डोस्टेरोन ने। तो एल्डोस्टेरोन ने इस वक्त क्या किया है? सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन की है। ये जो कल तक आपको बताया जा रहा था कि इट एक्चुअली काजेज द सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, तो किस तरीके से करता है सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन? ये एटीपेज की वजह से। इस एटीपेज ने क्या किया? अंदर के सोडियम को बाहर ब्लड में भेजा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आया था कि सोडियम कम है, सोडियम को भरो, और भरेगा ऐसे, अपने सेल से निकाल के बाहर भेजेगा, और जहां जो सेल में खालीपन आ जाएगा वो खालीपन जो कैसे फिल होगा?
वो फ्लूइड में से आता हुआ जो रीनल फ्लूइड जो यूरिन बनने जा रहा है, वहाँ से यूरिन के अंदर सोडियम को नहीं भेजेगा, इधर भेजेगा कि सेलों में जाओ। उस सेल में जाने वाला क्या सेल में बैठा रहेगा या एटीपेज की वजह से और चला जाएगा, ये सिलसिला चला जाएगा। और अकेला जाएगा कि वाटर भी साथ जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि इस वक्त एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी करा रहा है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी करा रहा है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आपका रिटेन हो जाएगा, यूरिन कम हो जाएगी, वॉल्यूम रिटेन हो जाएगा और साथ में सोडियम भी आपका बढ़ जाएगा, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आ गई कि ये बैक टू नॉर्मल हो गया सोडियम। ये एटीपेज जो है, ये क्या सोडियम एटीपेज है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज है? तो ये क्या करेगा, इसने सोडियम को बाहर धकेला है। ये जो ऐसे घूमता है ना, तो ये सिर्फ सोडियम को बाहर नहीं धकेलता, पोटेशियम को अंदर भी ले आता है। कहां से अंदर? ब्लड से सेल में। आप कहेंगे ब्लड किधर है? भाई ब्लड इसके चारों तरफ क्या है, कैपिलरीज है ना, तो ब्लड उसमें है। और उसमें क्या है? पोटेशियम है। कम पोटेशियम कि ज्यादा पोटेशियम? ज्यादा है, तभी तो एल्डोस्टेरोन आया है। अब जो ज्यादा पोटेशियम है, तो इस एटीपेज के घूमने से क्या होगा, ब्लड का पोटेशियम ब्लड में कम कि ज्यादा? ब्लड में ज्यादा। मकसद है सेल के मुकाबले में कम, लेकिन ईसीएफ में वो जो था मैक्सिमम 5, वो 5.5 हो गया है। तो मेरी तरफ से तो हाइपरकेलीमिया है, लेकिन सेल में तो बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये जो बाहर कम अंदर ज्यादा है, तो होना तो ये चाहिए कि अंदर से बाहर जाए, लेकिन ये पंप है, एनर्जी है, तो ये उल्टा करके क्या करेगा, ईसीएफ से आईसीएफ में भेजेगा। जैसे ईसीएफ से आईसीएफ में भेजेगा इसको ऐसे, तो सेल में जो पोटेशियम है सिर्फ ज्यादा कि बहुत ज्यादा? अगर बहुत ज्यादा है तो फिर इस बहुत ज्यादा को थोड़ा सा ठीक करने के लिए फिर इससे ल्यूमन पर लगे होते हैं चैनल्स। उस चैनल से ये जो बहुत ज्यादा वाला है वो थोड़ा सा लीक हो जाएगा, और लीक होके वो किसमें चला जाएगा, किसमें? फ्लूइड में, जो क्या बनने जा रहा है, यूरिन बनने जा रहा है। इसका मकसद है कि तुम्हारा पोटेशियम किसमें लूज हो रहा है, यूरिन में। कौन सा वाला पोटेशियम? ब्लड वाला। उसको लेके कौन आ रहा है, वो पंप। इसका मकसद है कि हम यूरिन में पास होने वाली चीजों को सिर्फ हम क्या ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट करते हैं कि रास्ते में भी ऐड हो सकता है? इससे जो रास्ते में ऐड होता है इसको सीक्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? और वो जो उधर से आ गया उसको फिल्ट्रेशन। कुछ चीजें फिल्टर हो जाती हैं, कुछ चीजें सीक्रेट हो जाती हैं। बहुत सारी जो मेडिसिन होती है ना, जो आप मेडिसिन खाते हैं, वो जो यूरिन में पास होती हैं वो फिल्टर नहीं होती, सीक्रेट होती हैं। तो बहुत सारी चीजें सीक्रेट होती, कुछ चीजें फिल्टर भी होती हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन, क्या ये दो काम होते हैं कि साथ में रीअब्जॉर्प्शन भी होती है? रीअब्जॉर्प्शन में रीगेन करते हैं हम, फिल्ट्रेशन और सीक्रेशन से हम लॉस करते हैं। इन तीनों को मिलाओ तो कहलाती है यूरिनेशन। और इसमें क्या हुआ है, इसमें पोटेशियम सीक्रेट हुआ है। और ये जो सीक्रेट हुआ है तो किसने कराया? एल्डोस्टेरोन ने। और जो सीक्रेट हुआ है तो पीछे तुम्हारा जो पोटेशियम है वो अभी भी वो हाई रहेगा ब्लड में कि थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा? और कम होता जाएगा तो कितना कम? जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो फिर एल्डोस्टेरोन का वर्क भी खत्म हो जाएगा। वो एल्डोस्टेरोन विथड्रॉ हो जाएगा कि भाई इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है बस। तो क्या हो जाएगा? होम्योस्टेसिस हो जाएगी आपकी पोटेशियम। तो इसका मकसद है कि हाइपरकेलीमिया को ठीक करने के लिए कौन आया? एल्डोस्टेरोन। हाइपरकेलीमिया मोर इमरजेंसी वाला मैसेज है। ये हाइपोवॉलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, इसकी वजह से भी आता है एल्डोस्टेरोन, लेकिन बात ज्यादा किसकी मानता है? फोरियाना, हाइपरकेलीमिया। तो आपका होम्योस्टेसिस जो है, पोटेशियम होम्योस्टेसिस में सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है? एल्डोस्टेरोन, which is actually secreting the potassium and it is bringing the higher potassium level of your ECF back to normal. ये नॉर्मल लेवल के लिए एल्डोस्टेरोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट के अंदर एल्डोस्टेरोन की लेवल हाई हो जाए, डिजीज हो गई है कोई, हाई एल्डोस्टेरोन, इसको हम हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं। क्या हुआ होगा? एड्रिनल ग्लैंड के एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग सेल्स में कोई ट्यूमर हो गया है। अब इससे क्या होगा? वो नॉर्मल एल्डोस्टेरोन होगी कि ज्यादा सीक्रेट करेगा? तो ज्यादा अगर सीक्रेट करेगा तो फिर ट्यूब्यूल में पोटेशियम ब्लड में रुकेगा कि और ज्यादा निकलेगा? जरूरत नहीं होगी, फिर भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्यूमर हो गया है। अब नॉर्मली हाई लेवल एल्डोस्टेरोन की, एल्डोस्टेरोन आ गया है। पहले एल्डोस्टेरोन कब आता था? जब उसको बोला जाता था,
और अब बोला जाएगा आएगा कि जरूरत नहीं है तब भी आएगा डिजीज जो है, और जब आएगा तो काम तो करेगा। काम उसका जो है, क्या काम है? पोटेशियम को लो करना, उसकी सीक्रेशन करके पीछे सीरम में पोटेशियम को कम करना, प्लाज्मा पोटेशियम लेवल कम करता जाएगा। वरना क्या होता है? वरना अगर लेवल नॉर्मल है तो आता ही नहीं है, लेवल थोड़ी हाई है तो तब तक आता है जब तक उसको नॉर्मल ना करे। यहां आएगा तो उसको लो करता रहेगा और लो इतनी हो जाएगी कि हाइपोकैलिमिया में चले जाएंगे आप। इसका मकसद है कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से क्या हो जाता है? हाइपोकैलिमिया। लेकिन यही अगर एल्डोस्टेरोन का कोई ट्यूमर कोई ऐसा हो जाए जिसमें एल्डोस्टेरोन सीक्रेट ना हो, जिसमें एल्डोस्टेरोन सीक्रेट ना हो, तो फिर वो जो पोटेशियम की लेवल आपकी हाई हो जाएगी, इसको मैसेज जाएगा कि पोटेशियम लेवल हाई है, एल्डोस्टेरोन भेजो, तो ये भेजेगा ही नहीं, निकाल ही नहीं रहा है तो कैसे भेजेगा? फैक्ट्री बंद है। तो वो एल्डोस्टेरोन जो नहीं भेजेगा तो वो जो हाई पोटेशियम लेवल है आपकी हाई होती रहेगी, वो इंक्रीज होती रहेगी, तो आपको हाइपरकैलिमिया हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसको एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गई है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी का मकसद है कि एल्डोस्टेरोन सीक्रेट नहीं हो रहा है, इसको हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज। क्या बोलते हैं? एडिसन सिंड्रोम कहते हैं या एडिसन्स डिजीज कहते हैं। एडिसन डिजीज इज हाइपो एल्डोस्टेरोन, इस एल्डोस्टेरोन या कहते हैं इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स इनसफिशिएंसी, जिसमें सिर्फ यही नहीं गया, एल्डोस्टेरोन ही नहीं गया, कार्टिकोस्टेरोन भी गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये लेयर ही नहीं गया, ये भी गया। तो सिर्फ एल्डोस्टेरोन का मसला है कि कार्टिसोल भी कम हो जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा। लेकिन एल्डोस्टेरोन के कम होने की वजह से पीछे आपका पोटेशियम लेवल हाई होता रहेगा और ये आएगा ही नहीं। तो हाइपरकैलिमिया और हाइपोकैलिमिया वर्क जो है, इट इज एक्चुअली ए मेजर वर्क ऑफ एल्डोस्टेरोन नॉर्मल सिक्रेशन। वो होगी नॉर्मल तो आपका पोटेशियम लेवल विद इन लिमिट्स आपका ठीक रहेगा। अब ये जितने भी आप यहां पे देखें, ये जितने भी आप यहां पे देख रहे हो ना, इसमें एल्डोस्टेरोन का बड़ा वर्क है। दूसरा ये है कि ये पोटेशियम लेवल आपकी क्यों आगे पीछे क्यों हो जाती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम यूरिन का वॉल्यूम खुद ही बढ़ाते हैं ताकि प्लाज्मा का वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाए, और इनको एक दवाइयां दी जाती हैं जो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाती हैं। इनको बोलते हैं डायूरेटिक्स। आपने सुना होगा लेसिक्स वगैरह, ये आपने सुनी है ना, लेसिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें ये क्या होती हैं? ये यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाती हैं। यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाएंगी तो इससे पीछे क्या होगा? प्लाज्मा का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा। ये किसको देते हैं? जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, नहीं शुगर से नहीं, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनको हार्ट फेलियर है। हार्ट फेलियर का मकसद है कि हार्ट सही पंप नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं? वीनस रिटर्न को कम करते हैं, हार्ट के ऊपर लोड ही कम डालते हैं। भाई एक लोड अगर हार्ट पंप सही नहीं कर रहा तो क्या नहीं कर रहा? जो ब्लड उसके पास आ रहा है उसको सही पंप नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं? उसकी तरफ आने वाले ब्लड का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देते हैं, फिर ठीक काम करता है। तो दवाइयों से हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो हार्ट में दवाइयों को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? वॉल्यूम ब्लड का 5 लीटर से 4.5 लीटर कर देते हैं। तो क्या करते हैं? क्या एक पिंड ब्लड की निकाल लेते हैं या ब्लड के प्लाज्मा को बाहर निकालते हैं? कैसे बाहर निकालेंगे? बेस्ट रास्ता है थ्रू किडनी। थ्रू किडनी माने क्या? यूरिन। तो यूरिन जो हमें आता है, फॉर एग्जांपल 3 घंटे बाद थोड़ा सा, अब 3 घंटे बाद ज्यादा यूरिन आएगा, और ज्यादा यूरिन आएगा तो पीछे प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाएगा, और प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड 5 लीटर रहेगा कि थोड़ा और कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो हार्ट पे लोड कम पड़ेगा और हार्ट आपका बेटर फंक्शन करना शुरू करेगा। तो हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट है क्या? डायूरेटिक्स। या ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट है क्या? डायूरेटिक्स। तो इनको डायूरेटिक्स कहते हैं। अब ये आपको पता है कि डायूरेटिक्स से यूरिन का वॉल्यूम क्यों बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? जितने भी डायूरेटिक्स होते हैं ना, जैसे ये आते हैं एक्ट करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स पर, कुछ प्रॉक्सिमल पे, कुछ डिस्टल पे, कुछ लूप ऑफ हेनले पे। ये कैसे करते हैं? इसमें जो फ्लूइड जा रहा है, कितना फ्लूइड? 125। प्रॉक्सिमल पे तो काम कोई नहीं करता है, इनको तो छेड़े ही नहीं, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा 100 से ज्यादा इधर से पास होता है, और थोड़ा भी इसको आपने चेंज किया तो फिर यूरिन इतना आएगा कि आप रोक नहीं सकोगे, और फिर हाइपोवॉलीमिया में चले जाएंगे। इसको तो छेड़े ही नहीं। जो छेड़ते हैं ना, वो या तो लूप ऑफ हेनली को या डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल को। तो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे जो डायूरेटिक्स हम आते हैं, लेके आते हैं, तो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे उमन क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन होती है। हम क्या करते हैं? यहां पर
इलेक्ट्रोलाइट्स की रीएब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। डायूरेटिक्स का काम क्या है? डायूरेटिक्स का यह काम है कि यहां पर क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। जब रीएब्जॉर्प्शन को रोकते हैं तो इसमें अब सिर्फ वाटर होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की भी काफी कंसंट्रेशन होती है। और जब इलेक्ट्रोलाइट्स की काफी कंसंट्रेशन होती है, जब उनको आप रीएब्जॉर्ब नहीं होने दोगे, तो क्योंकि ये रीएब्जॉर्ब अकेले होते हैं कि पानी को भी वापस रीएब्जॉर्ब करवाते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्जॉर्ब न होने दूं तो क्या वाटर रीएब्जॉर्ब होगा क्या? देखो, यहां से मैंने डायूरेटिक्स खा के इधर से जो रीएब्जॉर्प्शन कराने जा रहे थे हम, किसकी? इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो अगर मैंने रोक दी अगर, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स अकेले रीएब्जॉर्ब हो रहे थे, को साथ में वाटर को भी लेके जा रहे थे, तो वाटर की भी रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी नॉर्मली। अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स को यहां रोका तो क्या वाटर रीएब्जॉर्ब होगा? वो भी कम रीएब्जॉर्ब होगा। अगर कम रीएब्जॉर्ब होगा तो किधर जाहिर होगा? फिर यूरिन में चला जाएगा। तो इसका मकसद है कि सिर्फ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को रोकते हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स की रीएब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, तो वाटर खुद ब खुद रुक जाता है रीएब्जॉर्प्शन। और जो रीएब्जॉर्प्शन रुक जाती है तो फिर किधर निकल जाता है? यूरिन में। तो यूरिन का वॉल्यूम कम रहता है कि ज्यादा हो जाता है? इसी को डायूरेटिक्स कहते हैं। अब ऐसे हालात में जब आप वाटर की रीएब्जॉर्प्शन रोकते हो, किस लिए? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की रीएब्जॉर्प्शन रोकते हो। जब इलेक्ट्रोलाइट्स की रीएब्जॉर्प्शन रोकते हैं अगर आप, तो इसका मकसद है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आपके कम होते जाते हैं। इससे भी आपके हाइपोकैलिमिया वगैरह हो सकते हो। डायूरेटिक्स में उमूमन हाइपोकैलिमिया के चांसेस होते हैं क्योंकि उसमें आप पोटेशियम लूज बहुत ज्यादा करते हो। क्योंकि यहां से आप देखो, पोटेशियम, जब सोडियम को रोकते हो, पोटेशियम को रोकते हो, तो आपका वाटर ज्यादा निकल जाता है। अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी चीज तो है, पानी आपने लूज किया। क्या सिर्फ पानी लूज किया कि पोटेशियम भी लूज किया? तो पोटेशियम लूज किया तो पीछे क्या बन गया आपका? हाइपोकैलिमिया। इसका मकसद है कि जिनको डायूरेटिक्स दी जाती हैं उनका पोटेशियम लेवल डाउन हो जाता है। तो नजर रखनी चाहिए उन पे कि जिनको पोटेशियम लेवल हम दे रहे हैं डायूरेटिक्स, उनका हमेशा पोटेशियम, लेसिक्स आप जितनी ज्यादा देंगे पोटेशियम लेवल डाउन, जमीन पे आ जाएगा। लेकिन हमें देना पड़ता है, पोटेशियम देनी पड़ती है, क्योंकि हम प्लाज्मा का वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, हार्ट पर लोड कम करना चाहते हैं। जब कम करना चाहते हैं तो आपको देनी पड़ती है। लेसिक्स के 3-3, 4-4 एम्प्यूल लगाए जाते हैं इंट्रावीनसली, तो इतनी यूरिन आती है। अब इतनी यूरिन आएगी तो क्या होगा? पोटेशियम लॉस होगा। पोटेशियम लॉस होगा तो पीछे हाइपोकैलिमिया हो जाएगी। इस हाइपोकैलिमिया को अकेला एल्डोस्टेरोन ठीक नहीं कर सकेगा। फिर आपको क्या देना पड़ेगा? या तो डायूरेटिक्स बंद करें, ठीक है, या तो डायूरेटिक्स बंद कर दें, या डायूरेटिक्स अगर बंद नहीं करते हैं तो पोटेशियम बाहर से कुछ और दे दें, ओरली या इंट्रावीनसली। मॉनिटर करना पड़ेगा आपको। समझ गए? तो ये कुछ इसके नॉर्मल फिजियोलॉजिक मैकेनिज्म्स हैं जिनको देख के पहले आपको देखनी है कि इसकी लेवल्स क्या हैं, सीरम लेवल क्या है इसकी नॉर्मल। हाइपोकैलिमिया लेबल करोगे कब? हाइपरकैलिमिया लेबल कब करेंगे? पेशेंट अगर हाइपर और हाइपो से आए तो कैसे सिम्टम्स देगा, और मॉनिटर कैसे करेंगे आप, कैसे ट्रीट करेंगे, इसको चल के देखिए। और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये सोडियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी लेवल आपको पता है 3.5 से 5, ये लेवल से आगे पीछे हो गया तो बॉडी के मैकेनिज्म डिरेंज हो जाएंगे। और आपको पता है कि ये हाइपरकैलिमिया जो है ये फेटल किस्म की एरिथमियास करता है। हार्ट पर आपका बाकायदा मॉनिटर करना पड़ता है, आपको हार्ट को स्टेबलाइज करना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ आप पोटेशियम देते हो, हार्ट पर भी नजर रखनी पड़ती है। और इसके लिए फिर आपको ईसीजी या मॉनिटर पर ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एक्चुअली दीज थिंग्स। ये सोडियम से ज्यादा है। अब यहां बताया मैंने पहले आपको कि 3.5 से 5 मिली इक्वल, इसकी नॉर्मल लेवल हमेशा देख लेना। उसके बाद रेगुलेट किया कैसे हमने, ये आपको मैंने बता दिया। फंक्शंस इसके क्या हैं, ये मसल फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हार्ट के लिए। उसके अलावा उसके नर्व फंक्शंस वगैरह, फ्लूइड बैलेंस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइपोकैलिमिया कब होगा? जब ये 3.5 से कम हो जाएगा, और हाइपर तब होगा जब 5 से ऊपर जाएगा। अब इसमें मैंने बताया अगर हाइपो कब होगा? जब लूज करोगे। और लूज कब करते हो? जब एक्सेसिव वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, या कुछ मेडिकेशंस लोगे, बहुत सालों से महीनों से तुम ले रहे हो क्या, डायूरेटिक्स, ये कर लोगे अगर इस किस्म की चीज। या फिर अपनी डाइट में तुम्हारा पोटेशियम का लेवल बहुत कम होगा, कभी बनाना खाया ही नहीं, कभी ऑरेंज देखी ही नहीं है, और ये फास्ट फूड ये वो आजकल के नौजवानों का आपको पता है
हर वो चीज़ जिनमें पता चल जाए इसमें सेहत तबाह होगी, झपट लेते हैं, खा लेते हैं फ़ौरन। और जिसमें बताओ कि तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो इसमें तो जायका ही नहीं। मैं कहता हूं जायके से बड़ा कोई धोखा ही नहीं है। जायके में धोखा है। देखो कुदरत नहीं, देखो ना कैसे रखा है, उसमें अट्रैक्शन। आप खुद देखें अल्लाह ताला ने क्यों इम्तिहान में, क्यों आजमाइश, क्यों हर दफ़ा आप देखें अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है। गुनाह में उसने मज़ा रखा है, लेकिन सवाब में मज़ा ही नहीं है। नींद में उठो, फजर की नमाज में मज़ा है कोई? आपको अगर आपको मज़ा आना शुरू हो जाए ना तो उसका मकसद इसमें अजर नहीं है। अब तो वो कहते हैं ना रोज़ रोज़ का रोज़ा कोई रोज़ा नहीं है। रोज़ा वो जो लगे जिसमें आजमाइश हो या किसी की वजह से तकलीफ हो। अल्लाह ताला को आप पढ़ के देखेंगे ना, इबादतें पढ़ के देखेंगे, जो अपनी यानी जान पे जो अजाब लेके आता है ना खुद पे, अल्लाह को वो चीज़ बड़ी पसंद है। यानी आप अपने जिस्म पर और अपने रूह पर कितना, उसको कितनी आजमाइश में आप डाला है आपने, अजर उसका है। जितना ज़्यादा तकलीफ में आप हैं ना अल्लाह की वजह से, उतना अजर ज़्यादा है। इतना कुछ कि अल्लाह ताला इधर पहुंचा के आपको इस पे आमादा कर लेता है कि तुम मेरी तरफ से, मेरे हुक्म से जान दे दो अपनी, यहाँ तक है ना, जान दे दो, इतना तक भी। और जो जान दे दो तो फिर उसको हम शहीद कर देते हैं, ये शहीद है। और जिसके बारे में बोला गया है कि इसको कभी भी ना कहो कि ये मुर्दा है। शहीद कभी मुर्दा नहीं होते। यानी इतना अल्लाह को पसंद है क्या? जान। ये नहीं कि सोचना पसंद है अल्लाह को, सोचना इतना पसंद नहीं है जितना जान पर खेलना पसंद है। नींद से उठो, भूख दो अपने आप को, ये सारी चीज़ें। ऐसे नहीं है कि मैंने बड़ा सोचा और बैठ के सोचें बैठ के आप दीन के बारे में, इसका इतना अजर नहीं होता होगा, उसका भी रूह से पाक होती होगी, लेकिन असर जो है वो क्या, जान पर। तो कहने का मकसद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप देखेंगे पोटेशियम आप इनटेक करें, क्या इनटेक करें इन चीज़ों पर, जैसे पालक वगैरह, पोटैटो में, ऑरेंज में, बनाना में, ये पोटेशियम है। ये आपकी डेली पोटेशियम लेवल ठीक कर देगा आपकी। लेकिन ये 4-5 चीज़ें आप गिने पोटैटो के अलावा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये बाकी 3 चीज़ें आप खाते भी होंगे। खाते हैं पोटैटो तो सारे ही खाते हैं। एप्पल में पोटेशियम नहीं है इतना, एप्पल में आयरन है। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वाले को हम कहते हैं डेली जो 2 सिर्फ आप अगर एप्पल खा लें ना अगर, तो 1 महीने में आपकी आयरन की लेवल सेटल हो जाएगी। या तो ये कर लें, या अगर आप 6 महीने तक आयरन की अपनी लेवल नॉर्मल रखना चाहते हैं तो 1 पाव कलेजी खा लें। ये नहीं कलेजी जो आप खाते हैं ये फ्राई करके, उसको ऐसा करके, वो कच्ची कलेजी। हम सोचते थे पहले कि ये अरब जो हैं ये कच्ची कलेजी कैसे खा लेते हैं, वो क्या इसमें फ़ायदा है? क्या कच्ची का मकसद ये नहीं है कि वो निकाल के खा लेते होंगे, नहीं, साफ़ तो करते होंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बॉयल करते होंगे इस किस्म की चीज़ करके, उस पर ऊपर नमक डाल के खा लेते होंगे। लेकिन ये नहीं जैसे हम करते हैं, उसको पूरी कढ़ाई बना के उस तरीके से, और अगर और पसंद ना आए तो उसको कटा कट करके इतनी जरी जरी करके हम खा लेते हैं। अब इससे तो आयरन तो नहीं, इससे मेरा स्टील मिल जाए तो मिल जाए, बाकी आयरन तो नहीं मिलेगा इससे। और ऊपर से फिर वो आप उसमें डाल देते हैं घी, तो उसको फिर पका के आखिर में वो कलेजी के नाम पे पता नहीं क्या बन जाता है, और फिर वो हम कहते हैं इससे कुछ आयरन वायरन नहीं मिलेगा आपको। इससे मेरा ख्याल है वो जो पका रहा है उसका आयरन ठीक हो जाए तो हो जाए, आपका नहीं होगा। तो आप देखें, अब जंग ओहद में हमारे नबी करीम के चचा का सीना चाक करके, पेट चाक करके, उसकी कलेजी निकाल के हिंद ने खाई थी। हम सोचते थे यार ये किसी अरबों को, ये किस तरीके से, ये अरबों में है कलेजी खाने का कल्चर है। तो ये कलेजी खाने का एक तो इनमें कल्चर है, दूसरा ये जानवर को ज़बह जो है ना वो खुद करते हैं, और हमारे बच्चे जो है ना वो जानवर को देखते ही नहीं है, वो खून बहता है उससे। तो इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि मकसद है कि ज़बह करना क्या होता है, खून से डरे ना। खून से डरने का मकसद ये नहीं कि उनको झगड़े के लिए और खून बहाने के लिए तैयार किया जा रहा है, ये है कि आखिर में किसी जालिम के ऊपर तलवार भी उठानी पड़े तो उसका सर कलम करना पड़े आपको, तो आप डरे ना उससे। आप ये इसके पीछे फ़लसफ़ा है बहुत। तो ये अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपको जानवर को खुद ज़बह करना है। मेरे स्टूडेंट्स थे अरब,
तो ये बेचारे ईदों पे तो जाते नहीं हैं, क्योंकि साल में एक दफ़ा वीज़ा मिलता है उनको, वो वेकेशन में जाते हैं जब 2 महीने छुट्टी होती है, वो ईद की छुट्टियाँ होती है 4-5 दिन, उसमें जाते नहीं, तो ईदें यहाँ मनाते। तो एक दफ़ा मुझे इनवाइट किया ईद उल अज़हा पे अरबों ने, जो ये रहते हैं जामशोर में ज़्यादा, तो मुझे बोला सर हमने यहाँ फीस्ट रखी है और जानवर जो है ना वो हम ज़बा करेंगे और आपको भी दावत दे रहे हैं। तो मैंने नहीं समझा यार बेचारे परदेसी है, तो मैंने इनको बोला कि कसाई की ज़रूरत है तो मैं यहाँ से बुक करके आपको भेजता हूँ। बोला नहीं, वी डोंट नीड एनी बुचर, वी कट इट बाय आवर सेल्फ। और उनके पास था उमर, उनका जो 3rd ईयर का लड़का था, उसका तो नाम ही था उमर कसाब, वो ज़ात थी, उसकी कास्ट थी कसाब। वो बोलता था कि ये तो कर लेता है, हम भी सब कर लेते हैं, हम खुद ज़बा कर लेते हैं। खाल वाल उतार के उसने बाकायदा, मैं गया तो उन्होंने बाकायदा डिश बना के खुद रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा, और ख़ास तौर पे उसने जो है ना वो कलेजी मुझे दिखाई कि हमने कलेजी किस तरीके से तैयार को। जब कलेजी लेके तैयार करके आ गया तो वो तो ऐसे लग रहा था कि अभी अभी कोई गोश्त से निकालिए और रखी है ऐसे, लेकिन उसने उसको अच्छे तरीके से कुछ बॉयल वॉयल किया, तो लेकिन लग रही थी कि बॉयल भी कुछ ज़्यादा नहीं हुई है। फिर मुझे बताया कि ये अगर कलेजी में खा लूँगा तो मुझे 6 मंथ्स के लिए मुझे आयरन डिफिशिएंसी नहीं होगी, 6 मंथ्स की आयरन डिफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। ये सारा आयरन मुझे इतना मिल जाएगा कि इट विल बी फॉर 6 मंथ्स, इट विल बी इनफ फॉर दैट। तो कलेजी मकसद है कि वो जो कलेजी उसने खाई थी उस हालत में खाएंगे तब जाके, ये नहीं है कि वो कटाकट खा लेंगे तो उससे हो जाएगा आपका। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक है। तो यहाँ पर भी मैंने बताया कि इस तरीके से यहाँ पर जो सिम्टम्स होंगे खासतौर पर हाइपोकैलेमिया के, मसल वीकनेस, क्रैम्प्स, और इसी तरीके से यहाँ पर इवन इरेगुलर हार्ट बीट्स, एरिथमियाज, और यही सिलसिला इसी तरीके से वो अगर सीवियर हो जाए तो इवन पैरालिसिस भी हो सकती है। ये हाइपोकैलेमिया है। और जब इस किस्म के आपको सिम्टम्स नज़र आ जाए ना तो इतना कुछ है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज भी हो सकते हैं और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। और इस किस्म की आपको नज़र आ जाए तो इलेक्ट्रोलाइट्स पे ज़रूर ध्यान दिया करें। कभी भी इस किस्म की चीज़ें आपको मसल क्रैम्प्स हो जाएं, एरिथमियाज हो जाए तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें और फौरी तौर पे पहला काम तो ये करें जो बड़ा इजी है, सैंपल लें, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भेजें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको पता चल जाए कि वो 3.5 से भी कम 2.5 तक पहुँच गया है, इसका मकसद है कि बड़ी अलार्मिंग साइन है। इससे क्या ज़ाहिर हुआ? इससे ज़ाहिर हुआ कि फिर इसको आप ट्रीट करें फ़ौरन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको फ़ौरन। आप पहले तो देखें कि ये कोई डायूरेटिक्स तो नहीं ले रहा है, फ़ौरन बंद करें पहले तो इसका मकसद यह है कि ट्रीटमेंट अगर माइल्ड हाइपोकैलेमिया है, कितना 3 है या लोअर लिमिट के करीब है, 3.5 वाला तो खैर कोई ट्रीटमेंट नहीं लेगा, लेकिन ये अगर के 3 है माना थोड़ा कम है, थोड़ा कम भी है तो हाइपो ना ज़ाहिर है 3.5 से कम है। अगर ये है तो फिर आपको ओरल सप्लीमेंट्स लेनी होंगी, थोड़ा सा खाने में ले लो पोटेशियम, लेकिन सिर्फ खाने से नहीं चलेगा, इससे तुम्हें सप्लीमेंट्स लेनी होंगी। यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है, पोटेशियम क्लोराइड का सिरप आता है, सॉल्यूशन आता है, उसका के 2 चम्मच या 1 चम्मच आप दिन में 2 दफ़ा ले लेंगे, ये वाली ठीक हो जाएगी आपको। यानी डाइटरी पोटेशियम आप लें, कैसे? बनाना, ऑरेंज, स्पिनच, पोटैटो वगैरह, ये तो आप शुरू करें जैसे है। अगर आपने बंद किए हुए हैं तो इसको स्टार्ट करें, तो थोड़ा सा इससे वो होगा, लेकिन इससे इतना होगा नहीं। इसको आपको क्या करना होगा? पोटेशियम सप्लीमेंट्स लेनी होगी, दवाई लेनी होगी पोटेशियम की। ये पोटेशियम की सप्लीमेंट जो है ना, ये लास्ट टाइम मैंने किसी को लिख के दी, पोटेशियम क्लोराइड सप्लीमेंट सिरप, ओरल देना था उसको, पेशेंट कॉन्शियस था तो ओरल इसको थोड़ा देना था। मैंने उसको लिख के दिया के लाइट पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम लेबल लगा देते हैं, नाम उसका होता है, ब्रांड नेम है उसका के लाइट, के पोटेशियम से। किसी मेडिकल स्टोर में कहीं भी नहीं मिली। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये डिस्पेंस होती है यहाँ पर, मकसद है कि लोकल किसी डिस्पेंसरी में डिस्पेंसिंग किसी, या जैसे शाहबाज वाले ये बनाते हैं, ये मैंने बताया ना आपको, 3% हाइपरटोनिक सेलाइन आर्डर से बनती है, 15 मिनट बन जाती है, वो ड्रिप में बना के आपको दे देते हैं। तो ये केलाइट भी क्या है? ये बनता है वहाँ पर लोकली, वो आपको केलाइट की छोटी सी बॉटल आपको दे देंगे 1000 रुपये में या कितने में, वो आपकी 2-2 चम्मच वो तकरीबन 1 हफ्ते तक चलती रहेगी और पोटेशियम लेवल आपके आस्ते आस्ते नॉर्मल हो जाएगी, बढ़ के नॉर्मल हो जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी। ये 5 से नहीं बढ़ेगी, हमें 5 से थोड़ी बढ़ानी है, हमें इसके 3 वाली को कम से कम 3.5-4 तक लेके जाना है, और ये इससे हो जाएगी आपको, अगर ये माइल्ड है तो। लेकिन अगर ये माइल्ड नहीं है
मॉडरेट है, लेस देन 3 है, तो फिर आपको सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अब आपको केलाइड, क्योंकि इसके बाद आपको क्या करना है, आईवी पोटेशियम देना है। आईवी पोटेशियम, ये एम्प्यूल्स मिलते हैं, KCl आप सुना होगा ना, KCl के एम्प्यूल, आप दो KCl के एम्प्यूल डाल दें, ये पोटेशियम क्लोराइड है। ये पोटेशियम क्लोराइड के एम्प्यूल्स आप नॉर्मल सेलाइन में डाल के उसको बहुत स्लोली चलाएंगे, ये रैपिडली नहीं इंक्रीज करते, बहुत स्लोली चलाएंगे। और स्लोली का मकसद ये है कि इसको आईवी स्लोली चलाएंगे, रैपिड नहीं कभी भी। तो काशस देखे मैंने नीचे यहां पे लिखा हुआ है कि नेवर गिव आईवी पोटेशियम एज अ रैपिड बोलस, यानी सिरिंज में डाल के एम्प्यूल ऐसे नहीं डालेंगे, इसको कहते हैं बोलस। आप क्या करेंगे, इन्फ्यूजन देंगे वेरी स्लो, यानी 1 लीटर में अगर आपने 2 एम्प्यूल्स डाल दिए तो कम से कम 12 घंटे में खत्म करना है इसको, ये समझ गए। तो इसको स्लोली आपको इंक्रीज करना है पोटेशियम क्लोराइड को। पोटेशियम क्लोराइड यही है क्या, ये कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन। वैसे तो आप इन्फ्यूजन को खत्म कर देते हो कोई 2.5 घंटे में, लेकिन अगर उसमें 2 KCl के आपने अगर एम्प्यूल्स डाल दिए हैं तो उसको कम से कम 6 से 8 घंटे चलाना होगा। 10 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यही लेवल रखेंगे तो 8 घंटे चलेगी आपकी वो 1 लीटर की ड्रिप, क्योंकि उसमें पड़ा हुआ है क्या, KCl। और जब KCl पड़ा हुआ होता है ना तो ऊपर लिख देते हैं KCl, नॉर्मल सेलाइन, लेकिन उसके ऊपर फिर मार्कर से लिखा हुआ होता है कि इसमें KCl डला हुआ है, ताकि जो भी आए नर्स उसको पता है उसमें KCl डला हुआ है, वो आते आते उसको स्लो देख के ना उसको फास्ट कर दे ऐसे, क्योंकि ये नॉर्मल सेलाइन नहीं है, इसके अंदर KCl है। तो अगर हाइपोकेलिमिया हो गया मॉडरेट किस्म का तो फिर ये काम है। और उसके बाद जाहिर है ये काम करके फिर आप आइडेंटिफाई करें कि इसका काज क्या है, तो काज का भी पता लगाए। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप KCl देंगे वो सेटल हो जाएगा, फिर घर जाएगा तो फिर कम हो जाएगा। तो देखिए उसका काज क्या है, कहीं ड्रग इंड्यूस तो नहीं है, कोई डायूरेटिक्स तो नहीं ले रहा जिसकी वजह से पोटेशियम लॉस हो रहा है। फिर क्या करें, उसको बंद करें। आप कहेंगे बंद करेंगे तो जिस वजह से हम दे रहे थे डायूरेटिक्स पर वो डिजीज वापस आ जाएगी। फिर इन्होंने क्या किया है, एक ऐसा डायूरेटिक भी इन्वेंट किया है जो डायूरेसिस कराता है लेकिन पोटेशियम को लॉस नहीं कराता। ये किसी और इलेक्ट्रोलाइट्स को लूज करता है लेकिन पोटेशियम को रोकता है। इसको हम कहते ही हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। जब आप डायूरेटिक्स करेंगे ना, 4th आपका जो सेमेस्टर अभी 3rd है ना, आपका ये 3rd है ना, अभी 4th सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी है आपके सेमेस्टर में, उसमें आप डायूरेटिक्स करेंगे। उन डायूरेटिक्स की जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें से एक क्लासिफायर में एक ग्रुप वो है जिसको हम कहते हैं ये डायूरेटिक्स, लेकिन उसका नाम होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। वो डायूरेसिस करेंगे, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ाएंगे लेकिन पोटेशियम लॉस नहीं कराएंगे, पीछे रोकेंगे पोटेशियम को, किसी और इलेक्ट्रोलाइट्स की लॉस करा देंगे, इसकी नहीं कराएंगे। तो उसको पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कहते हैं। तो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ड्रग खा रहा है, ये डायूरेटिक्स तो नहीं ले रहा। अगर डायूरेटिक्स ले रहा है तो उस ड्रग को बंद करें और क्या दें, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स दें, ताकि पोटेशियम उसका लॉस ना हो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में मॉनिटर भी करें, मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग कैसे, हर 4-6 घंटे बाद आप दें इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएं और साथ में उसको ECG मॉनिटरिंग करें। ECG मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले पेशेंट को क्यों देते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले को क्यों देंगे, वो डिपेंड करता है। एक्चुअली सीवियर निमोनिया नहीं, पल्मोनरी इडिमा वगैरह होता है ना, पल्मोनरी इडिमा में हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर की जो मेन ट्रीटमेंट है वो है ही डायूरेटिक्स। हार्ट फेलियर की मेन ट्रीटमेंट जो है वो सबसे बड़ी जो ट्रीटमेंट है ना, और कुछ दे न दें, डायूरेटिक्स दे दें, ताकि प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो, हार्ट के ऊपर लोड कम पड़े। और इसकी वजह से क्या होता है, पोटेशियम लेवल डाउन हो जाती है। और पोटेशियम लेवल जैसे डाउन हो जाती है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें डायूरेटिक तो देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो हार्ट फेलियर में चला जाएगा। फिर तो फिर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, थोड़ी सी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक आधी, वो ये दोनों मिला के एक टेबलेट में आती है। लेसोराइड वगैरह आपने सुना होगा, लेसोराइड, ये इस किस्म की टेबलेट्स जो इसके अंदर क्या होता है, आधी पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होती है, आधी दूसरी वाली होती है, मिला के देते हैं ताकि थोड़ा पोटेशियम रुके भी सही। ऐसा नहीं कि सारा पोटेशियम निकल जाए और हाइपोकेलिमिया हो जाए। तो ये इस तरीके से यहाँ पर होगा। और पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स आप देते हैं इस पेशेंट के अंदर। फिर मैंने बताया हाइपरकेलिमिया। हाइपरकेलिमिया के अंदर ये अगर हो जाए 5 से ऊपर, तो 5 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर से ऊपर हो जाए तो इसमें यहाँ पर ये उसमें होगा जहाँ रीनल फेलियर होगा। तो
क्योंकि आपको पता है ना कि अगर पोटेशियम लेवल ज़्यादा हो गई तो कौन आएगा, एल्डोस्टेरोन आएगा। एल्डोस्टेरोन पोटेशियम को बाहर निकाल के बैक टू नॉर्मल कर देगा। भाई एल्डोस्टेरोन खुद तो नहीं ना निकालेगा, किडनी को बोलेगा ना, लेकिन अगर किडनी फेलियर है तो एल्डोस्टेरोन काम नहीं कर सकेगा। पोटेशियम बड़ा है और बढ़ता ही जाएगा। तो इसका मकसद है कि ये पेशेंट हाइपरकेलेमिया में चला जाएगा, माने रीनल फेलियर की तरफ इशारा भी है। शायद रीनल फेलियर हो, तो रीनल फेलियर में हो सकता है, या कुछ डिजीजेस, कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक दे रहे हो, वो पोटेशियम पीछे से निकाल नहीं रहा है, वो समझ रहे, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक दे रहे हैं तो वो पोटेशियम को नहीं, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक मैंने बताया ना आपको, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक एक्चुअली एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, पोटेशियम को बाहर निकालता है। ये डायूरेटिक्स क्या करती हैं, पोटेशियम को रोकती हैं। इसका मकसद है कि एल्डोस्टेरोन के काम को उल्टा करती हैं, ये एंटागोनिस्ट हैं ये। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हाइपरकेलेमिया में पेशेंट्स कुछ इस तरीके से, अगर एल्डोस्टेरोन लेवल अगर कम हो जाए, जैसे मैंने बताया एडिसन्स डिजीज, एल्डोस्टेरोन काम ही नहीं कर रहा है, या तो किडनी काम नहीं कर रही है, एल्डोस्टेरोन है नॉर्मल लेकिन किडनी काम नहीं कर रही, या फिर आपका एल्डोस्टेरोन जो है वो सीक्रेट ही नहीं हो रहा, किडनी ठीक है लेकिन एल्डोस्टेरोन आ नहीं रहा, क्या है, एडिसन्स डिजीज है, तो पोटेशियम लेवल हाई होगी। या डाइट में आप एक्सेसिव पोटेशियम ले रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपने पोटेशियम क्लोराइड के एम्प्यूल्स कुछ ज़्यादा ले लिए हैं, इस किस्म का कोई मसला हुआ है। आइडेंटिफाई तो करना है, लेकिन आइडेंटिफाई तो बाद में करेंगे, पहले इस पोटेशियम की लेवल को तो कम करो पहले, तो फिर देखेंगे कि वजह उसकी क्या है। अब खुदा न खासा अगर आपको एब्डोमेन में पेन होता है या किडनी में पेन होता है, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि क्यों होता है पेन, बैठ के रिसर्च करेंगे पहले बैठ के, वो पेशेंट उधर चीखता रहेगा, पहले क्या काम करेंगे, पेन ठीक करो उसका, पहले पेन को ठीक करो, फिर उसके काज को देख लेंगे। ट्यूबरकुलोसिस होती है तो ट्यूबरकुलोसिस को पहले क्या करते हैं, पहले टीबी को ठीक करते हैं कि पहले बुखार को सही करते हैं? नहीं, आप टीबी को ठीक करो ना, टीबी की वजह से तो बुखार है, वो टीबी तो आपकी ठीक होगी 9 महीने में, तो 9 महीने तक बुखार रहेगा उसको। तो इसका मकसद है कि सिम्टम्स पहले ठीक कर रहे हैं। वो जो किडनी का जो स्टोन होता है ना, यूरेटर में अगर स्टोन फंस जाए तो फिर पेशेंट की चीखें आसमान तक पहुंच जाती हैं, इतना पेन होता है। इस टाइम पर क्या मैं ये बैठ के प्लान करूं कि मैं इसका स्टोन कैसे निकालूं, कि मैं पहले कोशिश करूंगा उसका पेन ठीक करूं उसको पहले, क्योंकि ये पूरा आसमान सर पे उठा लेगा। इसमें यूरेट्रिक पेन जो होता है, यूरेट्रिक कैलकुलस का पेन ऐसे होता है कि पेशेंट जो है बेड पे ऐसे रोल करता है, ऐसे, इसको रोलिंग पेन भी कहते हैं। इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है कि आपका इवन बहुत दिलेर किस्म का जर्नल भी अगर उसको यूरेट्रिक पेन हो जाए ना, उसको रोते हुए देखेंगे हॉस्पिटल में आप, इतना शदीद पेन होता है। तो इसका मकसद है कि डॉक्टर का काम है पहले क्या करे, पहले इसके पेन को ठीक करे, फिर जाके इन्वेस्टिगेट करके फिर प्लान करे कि परसों ऑपरेशन करके इसका स्टोन निकालना है या किस तरीके से निकालना है। पहले अभी उसका ठीक करे क्या, पेन। तो हाइपरकेलेमिया में पहले क्या करें, नहीं देखें कि किस वजह से हुआ है, वजह को देख लेंगे, टाइम है अभी, फौरन उसका पोटेशियम लेवल डाउन करें, लेकिन डाउन फौरन नहीं, स्लोली डाउन करें। और स्लोली डाउन करने के लिए फिर आपको ट्रीटमेंट में मिलेगा ये, नंबर 1 स्टेबलाइज करें, क्योंकि हाइपरकेलेमिया की वजह से सबसे बड़ा इफेक्ट किस पे आने वाला है, हार्ट पे। हार्ट को स्टेबलाइज करें। हार्ट को स्टेबलाइज करने के लिए हमें क्या देना है, पहले कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दें, एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट इंट्रावीनसली टू स्टेबलाइज द हार्ट एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ एरिथमियाज, क्योंकि हाइपरकेलेमिया की वजह से फेटल एरिथमियाज होने वाली है। ये पेशेंट जाने वाला है, मैं बताऊं कि जब तक आप उसको, उसके हार्ट को स्टेबलाइज नहीं करोगे। पोटेशियम की लेवल को भी डाउन करेंगे, लेकिन पहले हार्ट को पकड़ो और उसको जाने ना दो, वरना हार्ट चला गया तो फिर पोटेशियम का सर पीटते रहोगे, पेशेंट ही नहीं रहेगा तो अब पोटेशियम का क्या करना है। उसके बाद वो जो सीरम में पोटेशियम घूम रहा है, इसको बाहर निकालें, कम करें। बाहर निकालने का मकसद है कम करें। कैसे, कहां है ये पोटेशियम, सेल में है कि सीरम में है, माने प्लाज्मा में, सीरम तो नहीं है जाहिर है, बॉडी के अंदर तो प्लाज्मा होगा, सेल में है कि प्लाज्मा में है, तभी तो आपके पास रिपोर्ट आई है वो प्लाज्मा की आई है ना। सेल में तो वैसे ही होगा, उस सेल में तो आपको पता है कि 135 तक, ये बाहर है, 5 से 6 हो गया है, 6 बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेल में भेजेंगे उसको,
शिफ्ट करेंगे किधर? सेल में शिफ्ट करेंगे। अब सेल में ऐसे तो नहीं शिफ्ट होगा ना कहने से, कैसे होगा? पेशेंट को आप ड्रिप में इंसुलिन डाल देंगे। आपसे इंसुलिन तो हम शुगर में डालते हैं, डायबिटीज में देते हैं। इंसुलिन जो है वो ब्लड में मौजूद पोटेशियम को कहां पुश करता है? सेल में पुश करता है। और जब सेल में पुश करेगा तो ये पोटेशियम हाई वाला हाई रहेगा कि थोड़ा सा कम हो जाएगा? वो जो 5, 5.5, 6 वाला था वो आस्ते 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 5, 4 नॉर्मल हो जाएगा। कैसे नॉर्मल हुआ है? सेल में अंदर चला गया है। किसने भेजा अंदर? इंसुलिन ने भेजा। इंसुलिन अकेला पोटेशियम को नहीं भेजता है। इंसुलिन किसके लिए मशहूर है? वो ब्लड में रन करती हुई किस चीज को अंदर भेजता है? ग्लूकोज को। और ग्लूकोज अकेला नहीं जाता, उसके पीछे पोटेशियम अंदर चला जाता है। यानी ये दरवाजा खुला, पता चला कि टीचर आया और पीछे से 2 स्टूडेंट अंदर और आ गए। तो ये 2 स्टूडेंट अंदर आ गए ना, ये पोटेशियम थे। और जो टीचर है वो तो उसको तो वैसे ही आना था, वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज अकेला नहीं आता, उसके पीछे पोटेशियम भी चला आता है। और जो पोटेशियम चला आता है तो इंसुलिन डालने से पोटेशियम की लेवल वैसे ही डाउन हो जाती है। क्या पोटेशियम की लेवल डाउन होगी कि इंसुलिन से? तो इसका मकसद है कि तुम नॉर्मल सलाइन में क्या डाल दो? इंसुलिन डाल दो। और इंसुलिन कहाँ? सबकुटेनियस जाएगी कि वेन में जाएगी? और वेन में इंसुलिन की जितनी भी टाइप्स होती हैं, कोई भी वेन में नहीं डालते हैं, सवाए एक के। एक इंसुलिन है जो वेन में डाली जा सकती है, उसको कहते हैं इंसुलिन रेगुलर, प्लेन इंसुलिन भी कहते हैं। उसका आप यहाँ पर वायल देखोगे ना, बिल्कुल मिनरल वाटर की तरह क्लियर होगा। बाकी जितनी भी इंसुलिन होती हैं उसका वाटर, उसका जो सॉल्यूशन होता है कैसा होता है? टर्बिड होता है, गिदला सा होता है उसका वाटर, क्योंकि उसके अंदर मिक्सचर होता है। जो क्लियर होता है वो कैसी होती है? बिल्कुल जैसे आप मिनरल वाटर देख रहे हैं। ये रेगुलर इंसुलिन कहलाती है। यही वाहिद इंसुलिन है जिसको आईवी दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? 6 या 7 यूनिट डाल देंगे, किसमें? नॉर्मल सलाइन में डाल देंगे। और जो नॉर्मल सलाइन आस्ते 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 जाएगी तो क्या सिर्फ ऐसे जाएगी या पोटेशियम को अंदर, ग्लूकोज को अंदर डालेगी और साथ में पोटेशियम? तो आपका पोटेशियम आस्ते आस्ते नॉर्मल होता जाएगा। पोटेशियम नॉर्मल होता जाएगा या ग्लूकोज भी तुम्हारा कम हो जाएगा? कम नहीं होगा क्या? पोटेशियम अकेला गया है कि ग्लूकोज को भी साथ लेके? एक्चुअली ग्लूकोज गया है, उसके पीछे गया है ये। तो तुमने इंसुलिन, ये इंसुलिन, पेशेंट डायबिटिक था क्या? पेशेंट डायबिटिक था? नहीं। फिर इंसुलिन क्यों लगाई? पोटेशियम को कम करने का ये रास्ता था, लेकिन कीमत क्या देनी पड़ी? तो पेशेंट तो हाइपो में चला जाएगा। फिर क्या करना है? वो नॉर्मल सलाइन नहीं, ऐसे ऐसे कैसे? वो पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है, तुम ऐसे ऐसे ऊपर सोते हुए पेशेंट को मुंह में डाल रहा है ग्लूकोज। क्या करना होगा? उस पेशेंट को नॉर्मल सलाइन में नहीं दो, 5% डेक्सट्रोज में दे दो, तो ग्लूकोज भी दे दो उसको। तो अपना ग्लूकोज उसका रहेगा, ये जो बाहर से दे रहे हो वो अंदर जाएगा, तो ग्लूकोज की लेवल उसकी नॉर्मल रहेगी। ऐसे नहीं कि शुगर की लेवल हो, सोया हुआ है कोमा में, तुम उसको खिलाओगे। तो इंसुलिन विथ देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इंसुलिन विथ ग्लूकोज। आप बोलते हैं इंसुलिन तो ग्लूकोज को कम करती है, फिर ग्लूकोज क्यों दे रहे हैं? भाई कम करती है इसलिए उसके नॉर्मल लेवल को बैलेंस करने के लिए हम बाहर से एक्स्ट्रा ग्लूकोज दे देते हैं, क्योंकि पेशेंट को डायबिटिक थोड़ा ही है। तो शिफ्ट करें कहाँ? सेल में। फिर शिफ्ट सिर्फ सेल में न करें, वो जो ज्यादा है उसको बाहर निकालने का और भी रास्ते तो हैं ना, और भी यूरिन में से निकालो उसको, माना और यूरिन दो उसको, ताकि पोटेशियम बाहर निकले। तो इसका मकसद है कि उसको क्या करें? डायूरेटिक्स दें। कौन से डायूरेटिक्स? आम वाले कि पोटेशियम स्पेयरिंग? आम वाले। पोटेशियम स्पेयरिंग कैसे देंगे? हमें तो पोटेशियम बाहर निकालना है, तो आम वाले देंगे जो बाकी हैं वाकई। पोटेशियम स्पेयरिंग नहीं। पोटेशियम स्पेयरिंग का मकसद है कि पोटेशियम को जो ना निकाले, हमें क्या करना है? जान छुड़ानी है पोटेशियम से। वो पोटेशियम सिर्फ यूरिन से निकालें कि स्टूल से भी पास करवाएं? स्टूल से पास करवाने के लिए भी दवाइयाँ हैं। तो साथ साथ आप देखें कैसे इमरजेंसी की ट्रीटमेंट आपने की है। ये पेशेंट उमूमन हॉस्पिटलाइज होते हैं। तो जो सीवियर किस्म की हाइपरकैलेमिया है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर निकालते हैं। तो ये देखें यहाँ से सोडियम सल्फोनेट जो है, जिसको हम कहते हैं सोडियम पॉलीस्टीरेन सल्फोनेट, ये क्या करेगा? ये जीआईटी से निकालेगा। माने खाने से, अगर आपने खाने में कोई आपके जीआईटी के अंदर कोई पोटेशियम मौजूद है, चांस है कि ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, तो ये जाने नहीं देगा। वो क्या करेगा? उस पोटेशियम को चेलेट कर देगा, चेलेट करके उसको स्टूल से पास करा देगा।
तो एक्स्ट्रा वो भी नहीं, यूरिन में जो अंदर आ गया है ब्लड वाला वो भी यूरिन से पास करवाओ, और वो जो तुम्हारा इस वक्त प्लाज्मा में घूम रहा है उनको भी सेलो में एंटर करा के तुम अपनी ब्लड को बैक टू 5-4 इस तरीके से ले आओ। और इसके तरीके से ले आओगे तो जाहिर है इसको फिर यही नहीं होगा, साथ में सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लैब्स में भी भेजोगे हर 2-2 घंटे बाद, और इसके साथ साथ पेशेंट को ईसीजी पे भी रखोगे, मॉनिटर करना है उसको। तो इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इमरजेंसी है एक तरह से, उसको मॉनिटर करोगे। फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ द पोटेशियम होता है, अगर आईसी में है तो मॉनिटर लगा हुआ हो, नहीं भी है तो हर 2 घंटे बाद उसको ईसीजी करवाओ, तो मॉनिटर करें ईसीजी की, दिट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एडिशनल कंसिडरेशन जैसे आपने यहाँ पे देखेंगे, मैंने बताया कि मेडिकेशन ऐसी यहाँ पर जो उमूमन ख़ास तौर पे कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो पोटेशियम को पीछे रोकती हैं, वो तो कट ऑफ कर दें इस वक्त, बिल्कुल पीछे रोकना नहीं है, निकालना है यहाँ से। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर हम करेंगे तो आपने समझ लिया यहाँ पर कि अगर हाइपोकैलेमिया का पेशेंट है तो कैसे डील करना है, हाइपरकैलेमिया का पेशेंट है तो कैसे, और हाइपो का पेशेंट है तो कैसे, पोटेशियम देना है तो किस फॉर्म में, निकालना है तो कैसे, समझ। लेकिन दोनों सूरतों में मॉनिटर करना है पेशेंट को, हर 2-2 घंटे बाद उसके इलेक्ट्रोलाइट सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराने हैं, और साथ में अगर पेशेंट स्टेबल है तो कम से कम और नहीं सही तो 3-4 घंटे बाद उसकी एक ईसीजी करानी लाजमी है। अगर पेशेंट आईसीयू में है तो फिर तो मॉनिटर वैसे ही लगा हुआ होगा, हर चीज़ आपको वहाँ पर फ़ौरन नज़र आ जाएगी, व्हाट विल बी प्रेजेंट। सोडियम में इतने बड़े मसले नहीं हैं जितने इसमें हैं, इसमें विजिलेंट होना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू द सोडियम। तो दिस वाज योर क्लास टुडे।